वक्त हो गया है सुनो यूपी का और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों की। सोनभद्र से खबर मिल रही है जहां भीषण सड़क हादसे की खबर है। टक्कर से बेकाबू ट्रक खाई में गिर गया है। आपको बता दें कि हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 3 की हालत गंभीर है। मौके पर राहत बचाव कार्य की जो टीम है वो जुटी हुई है। पीपरी इलाके के वनदेवी मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। तो टक्कर के बाद बेकाबू होकर खाई में जा गिरा है ट्रक। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी है पुलिस की एक टीम। पिपरी इलाके के वनदेवी मंदिर के पास ये हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सोनभद्र से हादसे की खबर सामने आ रही है। सोनभद्र से भीषण सड़क हादसे की खबर मिल रही है। टक्कर के बाद बेकाबू होकर खाई में गिर गया है ट्रक। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य में पुलिस की टीम जुटी हुई है। उधर बागपत में भी 4 मासूम बच्चों की कार में दम घुटने से मौत हो गई। मामला चांदीनगर इलाके के सिगौली तना गांव का है जहां 5 मासूम बच्चे कार को लॉक कर अंदर खेल रहे थे। तभी दम घुटने से 4 की मौत हो गई और 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो कार के अंदर ये 5 बच्चे खेल रहे थे। दम घुटने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। 4 बच्चों की मौत हो गई जबकि 1 बच्चे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान फ्री भोजन देने की तैयारी हो रही है। सीएम की पहल पर हर जिले में कम्युनिटी किचन शुरू होगी। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर में कम्युनिटी किचन शुरू हो गया। यूपी के सभी जिलों में कम्युनिटी किचन शुरू होने वाला है। योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति न भूखा रहे और न भूखा सोए। भोजन के अभाव में कहीं भी परेशानी न हो। श्रमिक, ठेला, रेहड़ी, व्यवसायी, दिहाड़ी मजदूरों की ये समस्या दूर हो गई है। औद्योगिक इकाइयों में भी भोजन के आवश्यकता अनुसार प्रबंध किए जाने लगे हैं। तो मुख्यमंत्री ने देखिए निर्देश दिए थे और निर्देश ये दिए थे कि इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई भी भूखा ना सोए। दरअसल यूपी में बढ़ते संक्रमण के चलते 10 मई तक कोविड कर्फ्यू लगा है। प्रदेश में संक्रमण से तबाही इस हद तक है कि इससे बचना मुश्किल हो गया है। आज ही 2 बड़े नेताओं का कोरोना से निधन हो गया। रायबरेली के सलोन से बीजेपी विधायक दल बहादुर कोरी का लखनऊ में निधन हो गया जो 1 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के वक्त सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली तो दोपहर में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री पंडित सिंह के निधन की भी खबर सामने आई। पंडित सिंह ने लखनऊ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इन दोनों के निधन पर बीजेपी और सपा दोनों में शोक है। लखनऊ से अब खबर है जहां जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस की रेट तय कर दी है। एम्बुलेंस चालकों के मनमाने किराए पर जिला प्रशासन ने अब नकेल कसी है। कोविड संक्रमित रोगियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का किराया तय किया गया है। बिना ऑक्सीजन एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने पर 1000 प्रति 10 किलोमीटर देना होगा। 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर प्रति किलोमीटर 100 रुपए देना होगा। ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस में ले जाने पर 1500 रुपए प्रति 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस को 100 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। वेंटिलेटर सपोर्टेड एम्बुलेंस को 2500 रुपए प्रति 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर 200 प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। जिस तरीके से मनमानी चल रही है, जिस तरीके से लूट चल रही है एम्बुलेंस चालकों की, उसे खत्म करने के लिए अब ये फैसला लिया गया है और जिला प्रशासन ने अब एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए। लखनऊ में एम्बुलेंस के रेट तय हो गए हैं। आपको बता दें कि अब एम्बुलेंस चालक ज्यादा वसूली नहीं कर पाएंगे। कोरोना से जंग में वैक्सीन अहम और कारगर हथियार है। ऐसे में यूपी सरकार वैक्सीनेशन अभियान में तेजी ला रही है। सीएम योगी ने 10 मई से 11 और जिलों में 18 से 44 उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन करने का आदेश दिया है। नगर निगम वाले 11 जिलों में वैक्सीनेशन से संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश है।
खबर है कि शनिवार को 3.5 लाख वैक्सीन की डोज यूपी को मिल जाएगी, जिसके बाद अभियान में तेजी लाई जाएगी। बता दें कि 1 मई से उन 7 जिलों में अभियान शुरू हुआ था जहां 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 और जिले हैं जहां पर अब वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जाएगी। उधर यूपी सरकार भी ध्वस्त हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं को ताकत देने में लगी है। इसी कड़ी में अब फैसला हुआ है कि सभी 75 जिलों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। पहले चरण में 6 प्लांट लगाने की तैयारी है। ये सभी प्लांट सीएसआर फंड से लगेंगे। ये प्लांट 35 से 50 बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की क्षमता वाला होगा और इससे सीएचसी लेवल के अस्पतालों पर ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी। यूपी के ताजा हालातों और तैयारियों पर हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री से बात की। इस दौरान जयप्रताप सिंह ने बताया कि दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते में जो रिकवरी रेट है वो बढ़ा है और जो अभी तक पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या थी उसमें कमी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौतें हैं अब वो संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और आखिर सरकार की क्या तैयारी है, क्या लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी है या फिर दवाइयों की कमी, इस वजह से तो कहीं मौतें नहीं हो रही। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, हमने देखा 1 हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके पीछे क्या वजह है? एक तो इतने बड़ी संख्या में मरीजों का आना, दूसरा वायरस में लगातार म्यूटेशन होना। जिस तरह से केसेस हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं कि व्यक्ति अपना नेगेटिव टेस्टिंग करा रहा है, चाहे वो एंटीजन हो चाहे वो आरटीपीसीआर, टोटली नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद में 10 दिन के बाद में संक्रमण होता है। जब तक अस्पताल पहुँचता है जब तक काफ़ी देर हो जाता है, ऑक्सीजन की कहीं कमी हो जाती है या घर पर कोशिश करता है। तो इस तरह के केसेस अब बदल के आ रहे हैं। यहाँ तक हम आपको बता सकते हैं कि जो महीना भर कोरोना पहले हुआ था उसके बाद में वो संक्रमण होकर दिखा रहा है, उसके बाद भी उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है। तो जिस तरह से ये वायरस बदलते जा रहा है, इसका रूप, इसमें और एक परेशानी हो रही है इनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। हमारा एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और उस ट्रीटमेंट के आधार पर हम उनको 5 दिन का दवाई, 7 दिन का दवाई और आवश्यकता अनुसार वो जो दवाइयाँ इंजेक्शन रिकमेंड हुए वो इंजेक्शन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा मरीज को स्वस्थ करने के लिए प्रारंभ से लेके वेंटिलेटर तक जब तक पहुंचता है उसका पूरी दवाई और पूरा उपचार उसका हम लोग प्रयास करते करने के लिए। फिर भी उसका देहांत हो जाता है तो एक एक चीज़ पर हम इसका डेथ ऑडिट भी करते हैं। एक एक जो मृत्यु होता है उसका मुख्यमंत्री के आदेश पर हम डेथ ऑडिट करते हैं। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, यूपी गंगा, लखनऊ। प्रयागराज में 18 साल से ऊपर के लोगों ने बड़ी संख्या में वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवाया था। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन 28 अप्रैल को कुछ ही घंटों में 43,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जिन लोगों ने पहले दिन रजिस्ट्रेशन कराया था अभी उनकी ही बारी नहीं आ सकी है। ऐसे में इंतजार इस बात का है कि वैक्सीनेशन का काम कब तक पूरा होगा, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा। प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर यहां के लोगों में खासा उत्साह है। अगर हम वैक्सीन की उपलब्धता की बात करें तो प्रयागराज में फिलहाल इसकी कोई कमी नहीं है। आज की तारीख में भी यहां 12 से 13 दिनों की डोज मौजूद है, स्टोर में है। प्रयागराज में आज मेडिकल यानी स्वास्थ्य विभाग के पास 31,270 डोज मौजूद है। यहां हर रोज लगभग 3,000 लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाया जाता है, जिसमें से लगभग 2400 से लेकर 2600 लोग टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचते हैं। 8 केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, इनमें से 6 शहरी इलाके के हैं जबकि 2 ग्रामीण इलाकों के हैं। यानी जिन लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाया जाता है उसमें से 80 से 85% लोग और किसी किसी दिन 90% के करीब लोग तक टीकाकरण कराने के लिए पहुंचते हैं। तो जो अभी 31,270 डोज मौजूद है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 12 से 13 दिनों तक अगर इतनी संख्या में लोगों को बुलाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे जो वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर RS ठाकुर हैं, उनका कहना है कि हर हफ्ते उन्हें वैक्सीन की नई डोज मिलती है। अगले हफ्ते भी नई वैक्सीन की नई डोज आने की उम्मीद है। तब ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी और जब संख्या बढ़ जाएगी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आएंगे तो इससे भी ज़्यादा लोगों को टीकाकरण कराने के लिए बुलाया जाएगा।
कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जा रहा है। वाराणसी में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एबीपी गंगा ने पड़ताल की, जहां शिवपुर के वैक्सीनेशन सेंटर पर तो हाल ठीक था, लेकिन बीएचयू केंद्र पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं। शिवपुर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये युवती हैं, इन्होंने वैक्सीन लगवाई है। सबसे पहले नाम जानेंगे आप? हमारा नाम नीधा राय है। आपने वैक्सीन लगवाई है, हाँ जी। कैसे, किस प्रक्रिया के तहत लगवाई, क्या क्या किया? पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, क्या क्या किया? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पे डिटेल्स देख के यहाँ पे आके लगाया। ऑनलाइन पूरे गाइडलाइंस पढ़ के कि क्या क्या होता है, क्या नहीं। व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू मिली या कुछ यहाँ पे परेशानी? हाँ जी, परेशानी नहीं, उपलब्ध है वैक्सीन। हाँ जी। अब देखें यहाँ पर युवाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस कतार में जो युवतियाँ हैं वो भी हैं और जो युवा हैं वो भी अंदर वैक्सीन लगवा रहे हैं। कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए कि ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, संतुष्ट हैं आप लोग? युवा इससे संतुष्ट हैं पूरी तरह? बिल्कुल, हम इस वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से माननीय मोदी जी एंड उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो उन्होंने जो पहले प्रक्रिया थी से उनको अस्पताल में आना पड़ता था, अस्पताल में काफ़ी भीड़ होती थी, उनको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अब उन्होंने सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है। वो घर बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन सेल्फ करते हैं, उसके बाद वहाँ स्लॉट बुक करते हैं और जिस पीएचसी में उनके बगल के पीएचसी उनके पास नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का चयन करते हैं। उसके बाद जो उनकी 2-2 घंटे का स्लॉट होता है, 2 घंटे के स्लॉट के हिसाब से उसका वो चयन करते हैं, जिसमें वो सुविधा हो। 9 बजे से लेके स्लॉट शुरू होते हैं, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 4 और 3 से 5 ऐसे करके स्लॉट चलते रहते हैं। इसमें जब भी हमको सुविधा होती है हम आके यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य करते हैं। जो वैक्सीन लगाने वाले यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका ये अलग अनुभव कैसा है। आप 18+ वालों को वैक्सीन लगा रहे हैं, तो ये अनुभव कैसा है? युवाओं को वैक्सीन लगाना, युवा यहाँ आ रहे हैं, वैक्सीन की उपलब्धता है पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह से वैक्सीन की उपलब्धता है और जितने भी युवा आ रहे हैं स्लॉट की बुकिंग ले रहे हैं ऑनलाइन। यहाँ का UCSC शिवपुर की बुकिंग ले रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद उनको वैक्सीनेट करके। वाराणसी के बीएचयू वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं दिखी, तो यहां सुपर स्पेशलिटी सेंटर में भर्ती कोरोना मरीज भी नाखुश हैं। हालांकि अब एक के गुप्ता के कार्यभार संभालने के बाद तस्वीर कितनी बदलेगी, ये देखने वाली बात है। सुपर स्पेशलिटी सेंटर के बाहर मौजूद हैं और अब देखिए यही वो सुपर स्पेशलिटी सेंटर है जहां पर कोविड मरीजों को एडमिट किया गया है। आपको बता दें कि आज भी तमाम दावों के बावजूद आज भी बीएचयू में व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो पाई हैं। आए दिन यहाँ पर चिकित्सा संबंधी समस्याओं की भरमार होती है और बीएचयू के एमएस ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और बात करें तो कमियों को देखते हुए इस्तीफा दे दिया और अब बीएचयू में नए जो एमएस हैं वो अपना कार्यभार देख रहे हैं। लेकिन नए एमएस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। बड़ी चुनौतियां ये कि जो मरीज आ रहे हैं उनका पूर्ण रूप से इलाज हो, उनकी समस्याओं का निदान हो। आपको बताएं कि पिछले कोरोना काल में बीएचयू के इसी सुपर स्पेशलिटी सेंटर की खिड़की से एक व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या की। उसके बाद इसी बिल्डिंग से एक व्यक्ति की लाश मिली और इस बार भी यहाँ कमियाँ दिखाई दे रही हैं। कमियाँ ये हैं कि कई जगहों पर चिकित्सक जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से नहीं निभा पा रहे हैं, कई मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं और इसके साथ ही चिकित्सा संबंधी तमाम तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो नए एमएस के सामने ये बड़ी चुनौतियां हैं। अब ये देखना होगा कि नए एमएस क्या उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, उन चुनौतियों से पूरी तरह से कहे कि अपने आप को दो चार करते हैं या वो भी पुरातन एमएस की तरह हथियार डालकर इस्तीफा देकर वापस हो जाते हैं। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बात नोएडा की करें तो जिले में कोरोना मरीजों के लिए बेड की किल्लत को देखते हुए आरडब्ल्यूए भी आगे आई है, जिसने सामुदायिक केंद्र को कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाने का फैसला किया। फिलहाल सेक्टर 45 में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।
के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए नोएडा के RWA ने कम्युनिटी सेंटर में आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। एबीपी गंगा की टीम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 45 कम्युनिटी सेंटर पहुंचा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर 45 का कम्युनिटी सेंटर है, जहां पर आइसोलेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है ताकि अगर सेक्टर का कोई भी शख्स कोरोना संक्रमित होता है तो उसे यहाँ पर तत्काल उपचार दिया जा सके। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के डॉक्टरों की टीम तक मौजूद होगी और ये तैयारी पूरे शहर के कम्युनिटी सेंटर में की जा रही है और इस तैयारी की निगरानी जो है वो फोनरवा कर रहा है। अपने सभी RWA के जो प्रेसिडेंट है उनसे ये गुजारिश की है कि वो कम्युनिटी सेंटर में आइसोलेशन सेंटर तैयार करें ताकि उनके सेक्टर के जो भी लोग हैं अगर वो इस महामारी की चपेट में आते हैं तो उन्हें तत्काल उपचार दिया जा सके। लेकिन ये जो तैयारी है वो फोनरवा ने की है और हमारे साथ इस वक्त फोनरवा के जो प्रेसिडेंट हैं योगेंद्र शर्मा जी वो मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पहल आप लोगों ने की है काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि नोएडा में स्थिति ये है कि चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, कहीं पर भी बेड नहीं है। ऐसे में अगर आप लोग ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी करेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि शहर की स्थिति बड़ी बदतर होती जा रही थी, तो हमने सारी RWA से एक अपील की। कम से कम 30-40 RWA में मुहिम का हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने अपने कम्युनिटी सेंटरों में इस तरह की पहल की है। कहीं पे 3 बेड हैं, कहीं पे 4 बेड हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने प्राधिकरण के माध्यम से की है, जो फिलहाल जो है हमारे लखनऊ के आसपास हमीरपुर के स्थान है, वहाँ से अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था डेली वहाँ से हमारी आ रही है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और अगली खबर मथुरा से, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परिजन भटक रहे हैं। आलम यह है कि सीएमओ कार्यालय पर इंजेक्शन के लिए परिजन फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन पीड़ितों को देख सीएमओ साहिबा भी वहां ज्यादा देर नहीं रुकी और कार्यालय छोड़कर भाग निकली। पीड़ितों की माने तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, लाखों रुपयों में एक इंजेक्शन मिल रहा है। लोगों की जिंदगी के लिए काल बन चुका कोरोना की दूसरी लहर अब जानवरों के लिए भी मुसीबत बन रही है। इटावा के लॉयन सफारी में एक शेरनी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से सफारी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों 2 मादा शेरों की तबीयत बिगड़ने के बाद 14 शेरों की सैंपलिंग कराई गई थी, जिसमें जेनिफर नाम की शेरनी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एक शेरनी की जांच संदिग्ध बताई जा रही है। जांच रिपोर्ट की पुष्टि IVRI के संयुक्त निदेशक ने की है, जबकि मामले पर इटावा लायन सफारी के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कोरोना काल में बुरी खबरें ही अक्सर सामने आती हैं, लेकिन गाजियाबाद से एक अच्छी खबर भी सामने आई है, जहां श्रेया अस्पताल में कोविड मरीज का जन्मदिन बनाया गया। डॉक्टर्स ने केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोविड एक ऐसा संक्रमण, एक ऐसी बीमारी जब इंसान अकेला हो जाता है और अकेले ही इस बीमारी से उसे जूझना पड़ता है। ऐसे में नर्सेज की, डॉक्टर्स की ये जो पहल है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी से ओतप्रोत। देख रहे हैं सुनो यूपी और इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है। अहम खबर यह है कि पंचायत चुनाव में अब उपाध्यक्ष पदों पर भी चुनाव हो सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने पंचायती राज मंत्री को चिट्ठी लिखी है। क्षेत्र जिला पंचायतों में उपाध्यक्ष पदों पर चुनाव की मांग की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सपा सरकार में उपाध्यक्ष पदों पर चुनाव खत्म हुए थे। कल वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी, वैक्सीन की सहमति आ गई और जो सोमवार से 18 जिलों में वैक्सीनेशन होना है 18 साल से 44 साल तक की उम्र वालों का, तो वो निश्चित रूप से शुरू हो। देखिए, पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन विजय जुलूस की खुमारी खत्म नहीं हुई। श्रावस्ती के नौबस्ता गांव में चुने गए ग्राम प्रधान ने विजय जुलूस निकाला, जहां भारी संख्या में भीड़ नजर आई। ना यहां लोगों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और ना ही 2 गज की दूरी का कोई ख्याल रखा जा रहा था। तस्वीरें आपके सामने हैं और ऐसा तब हो रहा है जब लगातार प्रशासन सख्ती का दावा कर रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने विजय जुलूस पर पाबंदी लगाई है और सबसे बड़ी बात, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है।